वेलकम टू आवर चैनल फॉर द एपिसोड 4th, जिसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 या इसको वियना ट्रीटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हो, मैंने ये चैप्टर जो एपिसोड्स में पढ़ाना स्टार्ट किया है और फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमने फ्रेडरिक सोरियोजी की पेंटिंग के बारे में पढ़ा। इन द सेकेंड एपिसोड वी स्टडीड अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें आपने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था 1789 के अंदर, और फ्रांस ने अपने आप को मोनार्की सिस्टम से आज़ाद कर दिया, डेमोक्रेसी वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दी ना। बट उसके बाद जो थर्ड एपिसोड आया उसके अंदर हमने क्या देखा कि ये जो डेमोक्रेसी थी इट वाज डिस्ट्रॉयड। ये डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड हो गई किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। तो नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर वापस मोनार्की सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया, पर इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए जिसको हम पढ़े थे सिविल कोड ऑफ 1804। तो ये सब कुछ एपिसोड थर्ड के अंदर आपको समझाया हुआ है कि उसके एडवांटेजेस क्या थे एंड डिसएडवांटेजेस क्या थे। अब आगे देखते हैं कि 1815 के अंदर फ्रांस के अंदर वापस क्या चेंजेस हो गए। ठीक है ना, तो ये जो टॉपिक है ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है रूढ़िवादी सिस्टम, इसको वियना ट्रीटी भी बोलते हैं। तो देखते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हुए कि इसमें क्या हो रहा है। तो 1815 के अंदर यूरोपियन पावर्स, जो 4 यूरोपियन पावर्स थे जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, तो ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर नेपोलियन जी को हरा दिया। दे डिफीटेड नेपोलियन एंड मेट एट वियना टू ड्रॉ ए सेटलमेंट फॉर यूरोप। और ये सारे देश आपस में इकट्ठे हुए वियना के अंदर ताकि एक यूरोप के लिए नया सेटलमेंट बनाया जा सके। ठीक है, इट वॉज होस्टेड बाई ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। अच्छा, इसकी जो मीटिंग है उसको होस्ट किया था किसने? ड्यूक मेटरनिच ने। और ये ड्यूक मेटरनिच साहब वही है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने कहा था कि अगर फ्रांस को एक छींक भी आती है, व्हेन फ्रांस नीजेस द होल ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, अगर फ्रांस को छींक भी आ जाए तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो ये कहने वाले ड्यूक मेटरनिच है जो ऑस्ट्रियन चांसलर है। ऑस्ट्रियन चांसलर का मतलब होता है जो राजा के जस्ट नीचे वाला पद, जैसे मेन जो पद होता है प्रधानमंत्री या इस तरह का कोई पोस्ट होता है, उसको बोलते हैं वाइस चांसलर। तो ये ऑस्ट्रिया के अंदर ही है, वियना जो ऑस्ट्रिया के अंदर ही है, और इसकी मीटिंग जो थी उसको होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने। ठीक है, अब इस मीटिंग के अंदर मेन बात क्या थी? दैट दे वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो वहां पर जो ये चारों पावरफुल जो पावर्स थी, यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, ये लोग जो थे वो उनके अंदर थी स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मैंने बताया था आपको रूढ़िवादी, तो रूढ़िवादी विचार थे इनके। तो रूढ़िवादी विचार के अंदर इन्होंने क्या देखा कि जो मोनार्की है, मोनार्की सिस्टम को रीस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, मोनार्की सिस्टम रहना चाहिए, अच्छा है। चर्च की जो पावर्स होती है, चर्च की जो सुप्रीम पावर के रूप में माना जाता था उस वक्त, तो वो चर्च की जो पावर्स है वो रिस्टोर रहनी चाहिए, ऐसा रहना चाहिए चर्च। सोशल हायरार्कीज, हायरार्कीज का मतलब होता है जैसे जाति प्रथा सिस्टम, कि ये ऊंची जाति है, इसके बाद ये ऐसे नीचे जाती है, तो ये जो सोशल हायरार्की सिस्टम है ये भी रहना चाहिए। प्रॉपर्टी एंड फैमिली दे शुड बी प्रिजर्व। तो ये जितने भी ट्रेडिशनल चीजें उन इंस्टीट्यूशंस है, तो मोनार्की हो गया, चर्च हो गया, सोशल हायरार्कीज हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, फैमिली हो गई, इन सबको क्या किया जाना चाहिए? प्रिजर्व करके रखा जाना चाहिए, इनको बचा के रखा जाना चाहिए, ये जरूरी है सिस्टम के लिए, ये उनकी सोच थी। उसके बाद में, पर उसके साथ साथ उन्होंने क्या रियलाइज किया कि जो मॉडर्नाइजेशन नेपोलियन साहब ने किया है, नेपोलियन साहब ने जो बदलाव किए थे ना, वो भी ठीक थे उनके लिए। तो उसमें कुछ कुछ उन्होंने अपनाए उसको, जिसमें क्या था, जैसे मॉडर्न आर्मी, कि नेपोलियन जो अपनी आर्मी को बहुत मॉडर्नाइज किया, वो उनको बहुत अच्छा लगा कि हमें भी मॉडर्न आर्मी चाहिए। एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब अफसरशाही, कि अफसरशाही वाला सिस्टम में जो उन्होंने चेंजेस किए वो उन्होंने रखे। डायनामिक इकोनॉमी, इकोनॉमिक चेंजेस नेपोलियन ने बहुत सारे किए, वो भी इन देशों ने रखे। एंड अबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम, तो नेपोलियन जी ने फ्यूडलिज्म और सर्फडम को अबोलिश किया था, तो इसको भी इन चारों पावर्स ने कंटिन्यू रखा। ठीक है, बस उसका मेन इंटेंशन क्या था? टू रिस्टोर मोनार्कीज ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। तो नेपोलियन ने जो मोनार्की सिस्टम को हटाने की बात कही थी, नेपोलियन खुद तो जरूर मोनार्क था, पर वो ये चाहता कि दूसरे कोई राजा नहीं रहने चाहिए कहीं पे भी, तो उन्होंने जो मोनार्की सिस्टम हटाने की कोशिश की थी उस सबको इस वियना मीटिंग के अंदर क्या किया गया? रिस्टोर किया गया। ठीक है, तो ये इसके पहले 5 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद में अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या चेंजेस किए
इस मीटिंग के अंदर। तो चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द वियना मीटिंग, क्या क्या चेंजेस किए? सबसे पहला चेंज इन्होंने किया, जो बोर्बन डायनेस्टी थी उसको फ्रांस में रिस्टोर कर दिया, ठीक है ना, फ्रांस के अंदर वापस बोर्बन डायनेस्टी का राज हो गया। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज नेपोलियन के अंदर एनेक्स की थी, अपने कब्जे में ली थी, वो सारी टेरिटरीज वापस चली गई, ठीक है। और अब फ्रांस को छींक नहीं आए, इसके लिए क्या किया, ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वे सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। तो छींक नहीं आए तो उसके लिए क्या करते हैं, इलाज तो करना पड़ता है ना, कपड़े वपड़े पहना के रखने पड़ते हैं पहले से ही कि कोई छींक नहीं आ जाए। तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारे स्टेट सेटअप कर दिए फ्रांस की बाउंड्रीज के ऊपर, ताकि फ्रांस कभी आगे वापस न बढ़ पाए। इसके लिए उन्होंने कुछ बफर स्टेट्स भी क्रिएट किए। तो बफर स्टेट्स का मतलब होता है एक ऐसा न्यूट्रल स्टेट, दो अगर दुश्मन देशों के बीच में एक ऐसा देश, ताकि उन दोनों के बीच में आपस में कभी लड़ाई नहीं हो जाए ऐसा। तो बफर स्टेट्स क्रिएट किए, जैसे बफर स्टेट्स कौन सा बनाए, एक तो किंगडम ऑफ नेदरलैंड इंक्लूडिंग बेल्जियम इन द नॉर्थ, नॉर्थ में तो किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स बनाया, जिसके अंदर बेल्जियम भी साथ में था, ठीक है ना, ताकि वहां ऊपर जो है ब्रिटेन से कोई झगड़ा नहीं हो जाए। एंड जिनोवा वाज एडेड टू पिडमोंट इन द साउथ, और जो फ्रांस के साउथ में जिनोवा को ऐड कर दिया गया पिडमोंट के अंदर, ठीक है। प्रशिया गॉट न्यू टेरिटरीज, प्रशिया को फायदा हुआ क्योंकि उसको बहुत सारी टेरिटरीज मिल गई वेस्टर्न फ्रंटियर के ऊपर, एंड ऑस्ट्रिया को टेरिटरीज मिल गई नॉर्थ इटली की। तो जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, तो नेपोलियन जी ने एक क्या बनाया था, जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया था 39 स्टेट्स को मिला के, उसको अनटच रखा, उसको नहीं छेड़ा, जैसा है वैसे ही रहने दिया। तो ये कुछ 6 चेंजेस थे जो इंट्रोड्यूस हुए इस वियना मीटिंग के अंदर, ठीक है। अब ये जो कंजर्वेटिव्स थे, ये क्या थे, ऑटोक्रेटिक थे, ठीक है। ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते थे कुछ भी, कोई इनके खिलाफ बिल्कुल भी बोले तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। दे डिडंट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, उनको क्रिटिसिज्म डिसेंट बिल्कुल पसंद नहीं था। और इन्होंने सेंसरशिप इंपोज कर दी, कंप्लीट सेंसरशिप टू कंट्रोल द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, कि कोई भी आजादी की, फ्रीडम की बात बिल्कुल ना करे। इसके लिए उन्होंने बहुत सेंसरशिप लगा दी, अखबार पे, न्यूज़पेपर्स के ऊपर हो गया, प्लेस जो वहां पे बुक्स होती थी उसके ऊपर लगा दिए, छोटे मोटे प्ले वगैरह से भी आप कोई नाटक वगैरह करके भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हो। तो ऐसे उन्होंने सेंसरशिप इंपोज कर दी थी, ठीक है। तो ये जो सेंसरशिप इंपोज की है, ये मेजर इशू बन गया लिबरल मूवमेंट के लिए। जो आजादी चाहने वाले लोग थे उनको ये सेंसरशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में हम जो पढ़ेंगे, जो रेवोल्यूशनरीज के बारे में जो डेवलप हुए इस वियना कॉन्फेडरेशन की वजह से, इन कंजर्वेटिज्म की वजह से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।